हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल EDU अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक। तो आज हमारा यहाँ पे रहेगा 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर। सेकंड लेक्चर तक में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। हमने कूलॉम्स लॉ तक देख लिया था। कूलॉम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है और उसका जो वेक्टर फॉर्मूला होता है वो हमने दोनों डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेनली डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना। तो आज हमारा लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग बने रहिए। इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, जहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहां से अपने कोई भी क्वेरीज जो हैं आपकी आप पूछ सकते हो। मैं उसको पर्सनली रिजॉल्व करता हूँ वहाँ पे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म में देखें तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस पे ये जो दूसरा चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे एक तीसरा चार्ज रखा हुआ है, तीन चार्जेज हैं हमारे पास, Q1, Q2 और Q3, तीन चार्जेज हैं हमारे पास। अब अगर हम इस पे लगने वाला फोर्स देखें तो ये फोर्स जो इस पे लगेगा वो इसका फोर्स जो रहेगा Q2 के कारण वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो Q3 पे डिपेंड नहीं करेगा कि Q3 के फोर्स के कारण वो चेंज हो रहा है। मतलब इसका फोर्स जो इस पे लगेगा वो कांस्टेंट होगा हमेशा, है ना, जो इसकी वैल्यू रहेगी। तो इसका फोर्स मान लो इधर लग रहा है F1 और इसका फोर्स जो लग रहा है वो इधर लग रहा है F2, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फोर्स जो है जो Q3 के कारण आ रहा है वो भी क्या होगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इसके प्रेजेंस से वो फोर्स अफेक्ट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे कोई और भी चार्ज अगर Q4 हम प्लेस कर दें तब भी इसका जो फोर्स है वो चेंज नहीं होगा। नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर आप Q1 पे देखोगे तो आप जितने ज़्यादा चार्ज रखोगे उसकी वजह से क्या होगा, वो चेंज होगा नेट रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन अगर हम किसी इंडिविजुअल चार्ज की बात करें तो किसी इंडिविजुअल चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो डिफर नहीं करेगा, ठीक है ना। यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, लेकिन अगर हम इनकी वैल्यू निकालें तो इनकी वैल्यू अगर इसके बीच की डिस्टेंस r है तो हमारा जो ये फोर्स लग रहा है हम मान लेते हैं F2 लग रहा है ये, और यहाँ पे ये लग रहा है F3, ठीक है ना, F3 लग रहा है। तो F2 क्या आएगा हमारा, अगर हम F2 निकालें तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, F2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, K Q1 Q3 बाई R², ठीक है। ये डिपेंड नहीं करेगा जो डिफरेंट चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रिंसिपल का यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस पर हमने इसको यूज किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रिंसिपल को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसको आप नोट कर लो, तो फिर हम उसके बाद वेक्टर फॉर्म पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं रब करता हूं इसको। अब हम लोग अपना वेक्टर फॉर्म पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y और z, ठीक है ना। ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें 4 चार्जेज रखे हुए हैं, इसी टाइप से कुछ, है ना, इसी टाइप से रखे हुए हैं, 4 चार्जेज हैं। तो पहला चार्ज जो है वो रखा हुआ है, इसको अगर हम चार्ज 1 बोल दें तो 1 किस पे रखा हुआ है, A, 2A इस पे रखा हुआ है। दूसरा जो चार्ज है वो रखा हुआ है 2A,
ए मान लेते हैं हम, ये ए पे रखा हुआ है, ठीक है ना। आप इसको यहाँ डिस्टेंस देख के आप ये मत सोचना कि एक्स एक्सिस पे तो सेम जगह पे है तो यहाँ पे ये 2a हो गया, ये a कैसे हो गया, है ना। ये कहीं स्पेस में है, वहाँ से हमें इसको इमेजिन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चार्ज हो गया 1, ये चार्ज हो गया हमारा 2, और ये चार्ज 3 जो रखा हुआ है, 3 जो रखा हुआ है वो कहाँ पे रखा हुआ है, वो रखा हुआ है a, इसको हम ले लेते हैं a ही ले लो आप, a कॉमा 2a कॉमा a, ठीक है, इस पे ये रखा हुआ है। और अगर हम फोर्थ चार्ज को देखें तो फोर्थ चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है 3a, इसको हम a ही लेते हैं, a ले लेते हैं, और किस पे रखा हुआ है 3a कॉमा 3a, इस पे रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा हो गया चार्ज 1, और ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। 4 चार्जेस रखे हुए हैं जिनका हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 बिकॉज ऑफ what is the force on charge 1 because of the given charges, because of मत लिखो आप, यहाँ पे आप लिख लो exerted by the given charges, ठीक है। गिवन चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं 1 पे, वो आपको बताना है। एक कंडीशन भी यहाँ पे आपको दी हुई है, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ईच पॉइंट इज कैपिटल Q। सब जगह चार्ज क्या है, कैपिटल Q है। अब हमें बताना है कि 1 पे कितना फोर्स लग रहा होगा, 2 के कारण, 3 के कारण और 4 के कारण, इन तीनों के कारण 1 पे कितना फोर्स लग रहा होगा, ये हमें बताना है। तो अब अगर इसको आप देखो तो जो मैंने आपको नॉर्मल फॉर्मूला बताया था उससे आप लोग क्या इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर इस टाइप का कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है और इस टाइप से उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो क्या आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर पाओगे आप उससे, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं 1 पे जो हमारा यूनिट वेक्टर, 1 पे जो हमारा पोजीशन वेक्टर है उसको मान लेता हूं मैं R1। तो R1 क्या हो जाएगा, अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो पोजीशन वेक्टर आप लिखना जानते हो, तो क्या मिलेगा, AI कैप प्लस AJ कैप प्लस 2AK कैप, ठीक है, ये मिलेगा। अब R2 वेक्टर आप लिख लो, R2 वेक्टर क्या मिलेगा आपको, R2 का पोजीशन वेक्टर पॉइंट 2 का क्या मिलेगा, 2AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब R3 वेक्टर आप लिख लो, R3 वेक्टर क्या आएगा, तीसरे का पोजीशन वेक्टर AI कैप प्लस 2AJ कैप, 2AJ कैप प्लस AK कैप, यही तो आएगा, ठीक है। अब उसके बाद R4 आप लिख लो, जो चौथे का पोजीशन वेक्टर है, वो क्या आएगा, AI कैप प्लस 3AJ कैप प्लस 3AK कैप, ठीक है ना।
ये पोजीशन वेक्टर हो गए चारों के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। हम मान लेते हैं कि जो 2 के कारण जो फोर्स लग रहा है, 2 के कारण जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स है F2 वेक्टर, और 3 के कारण जो फोर्स लग रहा है ये है F3 वेक्टर, और 4 के कारण जो फोर्स लग रहा है ये है F4 वेक्टर। ये हम मान लेते हैं कि जो फोर्सेस लग रहे हैं इनके कारण वो क्या है, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर और F4 वेक्टर। तो हम अब इसको बारी बारी से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमारा वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है। तो क्या है हमारा वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला, K Q1 Q2 डिवाइडेड विथ R2 माइनस R1। अगर इसको हमने 1 माना है तो हमें 1 पे फोर्स निकालना है, तो हम क्या लेंगे, R1 माइनस R2 इंटू R1 वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड का होल क्यूब होता है, ठीक है ना। R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे और उसका होल क्यूब करोगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। यही तो आप करते हो। ये हमारा फॉर्मूला हो गया फोर्स निकालने का, ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूले का यूज करके तीनों फोर्स निकालेंगे। तो अब आप बताओ F2 वेक्टर क्या आएगा। F2 वेक्टर अगर आप इनको निकालना है तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस ये वेक्टर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ फटाफट। तो अगर आप निकालो R1 माइनस R2 कितना आएगा बताओ आप। यहाँ से इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो माइनस A आई कैप आएगा, और इसको अगर आप माइनस करोगे तो J खत्म हो जाएगा, और इसको अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, प्लस A K कैप, यही आएगा। ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आएगा। आ गया समझ आपको। फिर R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर आप लिख लो, R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। तो R1 ये है, इसमें से R3 को आपको घटाना है। तो फिर से ये A है और ये A है, A माइनस A क्या दे देगा 0, तो A आई कैप खत्म हो जाएगा। 2A है तो माइनस J कैप माइनस A इंटू J कैप, ठीक है। 2A घटाओगे आप, इसमें से घटाओगे आप प्लस A इंटू K कैप। इन्हीं दो का कोऑर्डिनेट सेम तो नहीं हो रहा है ना, ये आप लोग देख लेना। चलो सेम नहीं है, ठीक है ना। ये हो रहा है, ये आ गया आपका दूसरा वेक्टर आ गया, ठीक है। अब हम अपना तीसरा वेक्टर देखते हैं। तीसरा वेक्टर क्या आएगा हमारा, R1 माइनस R1 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर, ठीक है। R1 माइनस R4 अगर आप निकालोगे, A फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या मिलेगा, माइनस 2A J कैप माइनस 2A J कैप। यहाँ पे तो आई कैप 0 था, ठीक है। माइनस 2A J कैप मिलेगा यहाँ से आपको, इसको आप घटाओगे और इसको घटाओगे तो क्या मिलेगा, माइनस A K कैप, यही मिलेगा, है ना। ये वेक्टर आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। वेक्टर अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप लोगों को वेक्टर पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं वेक्टर यहाँ पे अभी आपको पढ़ा नहीं सकता। मैं 11th क्लास में जैसे ही अपलोड करूँगा वीडियो, वैसे ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो इसको हम लोग देखते हैं। फिर ये क्या आ जाएगा, R1 माइनस R4 वेक्टर, ये आ गया। अब उसके बाद हमें देखना है इन सब का हम मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना आएगा बताओ, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ आप। इसका मैग्नीट्यूड आएगा आपका A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा, √2A मिलेगा आपको। अब इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R3 वेक्टर कितना मिल जाएगा बताओ आप। A और A दोनों जगह है, तो यहाँ भी कितना मिल जाएगा, √2A, ठीक है। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा बताओ आप, R1 माइनस
R4 वेक्टर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर कितना देगा आपको 4a स्क्वायर, और a स्क्वायर कितना देगा a स्क्वायर, तो √5 इंटू a स्क्वायर a मिल जाएगा आपको। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया है ना। अब हम सिंपली सबकी वैल्यू फॉर्मूले में रख देते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है F2 वेक्टर कितना आ जाएगा आप बताओ। इस फॉर्मूले में अगर आप रखोगे तो आप लिखोगे KQ स्क्वायर डिवाइडेड विद मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है R1 माइनस R2 का √2a, तो 2√2a 2a बाहर आ जाएगा, 2a इंटू √2a यही आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है इसका, नहीं a तो आपका बाहर है ना, तो आप क्या करोगे इसको, a तो आपका बाहर है, सिर्फ √2 अंदर है, ठीक है। तो √2 कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ मिल जाएगा a का क्यूब, ठीक है। और इनका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, क्या है पोजीशन वेक्टर जो हमने निकाला है, तो वेक्टर इनका कितना आएगा -a I कैप प्लस a k कैप, ये आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम F3 वेक्टर निकाल लेते हैं। F3 वेक्टर अगर हम निकालें तो क्या आएगा बताओ आप, KQ स्क्वायर तो आएगा, और ये फिर से कितना है √2 है, √2 कितना आ जाएगा 2√2a क्यूब इंटू क्या आ जाएगा √2a आया है। और इसके बाद हम ये वाला वेक्टर यहाँ पे लिख देंगे, तो -a j कैप प्लस a k कैप। समझ आ रहा है, ज़्यादा आउट तो नहीं जा रहा है, क्या करें, इसीलिए आप लोग बोलते हो फिजिक्स समझ नहीं आती है ना। फिजिक्स समझ नहीं आने का क्या रीज़न है कि आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप पढ़ते ही नहीं हो ढंग से, है ना। वेक्टर अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो ये आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन लगेगा, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। तो F4 वेक्टर अगर आपको निकालना है तो F4 वेक्टर क्या आएगा बताओ आप, KQ स्क्वायर डिवाइडेड विद ये कितना दे देगा आपको 5√5 और क्या दे देगा, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा a का क्यूब यहाँ मिलेगा, और ये क्या लिया हुआ है आपने -2a j कैप -a k कैप, यही आएगा। अब यहाँ तक पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने नोट डाउन, तो इसको मैं रब करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको आगे का सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। अब हमें निकालना है F रिजल्टेंट। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करो तो थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, यहाँ पे a इसमें से कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से क्या आ जाएगा a कॉमन आ जाएगा, तो a क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें a स्क्वायर मिल जाएगा। तो क्या लिख सकते हो आप, KQ स्क्वायर बाई 2√2a स्क्वायर माइनस I कैप प्लस k कैप, ये मिलेगा। यहाँ पे आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, KQ स्क्वायर डिवाइडेड विद 2√2a स्क्वायर माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, KQ स्क्वायर डिवाइडेड विद 5√5a स्क्वायर 5√5a स्क्वायर इंटू क्या मिल जाएगा आपको -2j माइनस k कैप, ये मिलेगा, ठीक है ना। अब आपको अगर F रिजल्टेंट निकालना है, FR निकालना है, तो आप क्या करोगे, इन तीनों वेक्टर को आप ऐड कर दो, है ना। रिजल्टेंट निकालने में अगर I J K के फॉर्म में अगर कुछ दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, सबको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, F2 वेक्टर
प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, यही करेंगे। अब हम तीनों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो सब में कॉमन है, ये तो आप बाहर निकाल लो। तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया। अब अंदर में मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले में 1 बाई माइनस आई प्लस के बाई 2√2 प्लस, इसको अगर मैं लिखूंगा तो यहां पे क्या मिलेगा बताओ आप, माइनस जे प्लस के, माइनस जे प्लस के डिवाइडेड विथ 2√2 मिलेगा आपको, ठीक है, प्लस यहां पे क्या मिलेगा 5 माइनस 2j माइनस के माइनस 2j माइनस के डिवाइडेड विथ 5√5। अब क्या करो आप, आई को एक जगह कर लो, जे को एक जगह और के को एक जगह कर लो, तो क्या मिलेगा आपको, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आई को अब आप एक जगह करोगे तो कितना मिलेगा, यहां से मिलेगा माइनस 1/2√2 मिलेगा, और यहाँ पे आई है ही नहीं, यहाँ पे भी आई है ही नहीं, तो क्या लिखोगे आप, माइनस 1/2√2 आई क्या। अब जे को आपको एक साथ लिखना है, तो यहाँ जे नहीं है, यहाँ जे है और यहाँ जे है, तो कितना मिलेगा, यहाँ से बताओ आप, यहाँ से अगर आप बताओगे तो कितना मिलेगा, प्लस माइनस, यहां से आपको मिलेगा, माइनस आप कॉमन ले लो, है ना, दोनों जगह माइनस है तो माइनस आप कॉमन ले लो, तो ये माइनस हो जाएगा, यहां क्या मिल जाएगा 1/2√2 प्लस 1/5√5, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको जे कैप, ठीक है ना, इसको आप बड़े वाले ब्रैकेट में लिखो, ये मिल जाएगा आपको जे कैप। फिर आपको के कैप लेना है, के कैप क्या मिलेगा, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2√2 माइनस 1/5√5, तो कितना मिल जाएगा 1/2√2 माइनस 1/5√5 इंटू के कैप। यहां तक आप अपना सोल्यूशन लिख सकते हो। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाता है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, रूट अंडर तीनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने रैंडम एग्जाम्पल लिया था, इसी वजह से वैल्यूज आपकी कुछ इस टाइप की आ रही हैं। अगर प्रॉपर जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें आप निकालोगे तो सिंपल वैल्यूज आएंगी, उससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लेना, आपने उसमें नहीं लिखा होगा तो ये पहले नोट कर लेना, उसके बाद हम इसको कर लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। इसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, ये तो मैंने आपको एक टाइप का क्वेश्चन दिया, कोई भी अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या तो किसी भी क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है उसमें अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिख पा रहे हो, अगर उनका पोजीशन वेक्टर में आप लिख पा रहे हो, तो क्या आएगा, उसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हो। अगर आप पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख पा रहे हो तो आप इजीली फॉर्मूला अप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए बस इसको यहीं छोड़ते हैं, और अब हम लोग अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। क्या है अगला टॉपिक हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आपने देखा होगा कि आपने कभी इमेजिन किया होगा, अगर आप जा रहे हो कहीं पे, कोई आश्रम है या आप कोई बड़े जंगल में जा रहे हो, तो क्या होता है, उनका एक अलग इन्वायरमेंट होता है। जब आप किसी
बाबा के आश्रम की तरफ जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ही शांति मिलेगी, बहुत ही शांति वाली जगह रहेगी, वहाँ पे कम लोग मिलेंगे आपको ये, और वहाँ पे क्या रहेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पीस का अनुभव होगा कि बहुत ज़्यादा शांति मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे जब जाते हो तो वो उस टाइप का वहाँ पे क्या रहता है, इन्वायरमेंट रहता है। इसी तरीके से जब आप जंगल में जाते हो तो जंगल का इन्वायरमेंट अलग होता है, जानवर रहते हैं वहाँ पे, जानवर आप देखोगे तो उनका अलग ही इन्वायरमेंट रहता है कुछ, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप अलग टाइप की फीलिंग आपको आएगी। जब आप पहाड़ पे जाते हो, पहाड़ पे जब आप चढ़ोगे तो वहाँ आपको अलग टाइप की फीलिंग आती है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ का एक इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है ना। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक टाइप का आपका इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट ये कैसे क्रिएट होता है, किसी भी चार्ज के कारण ये इन्वायरमेंट आता है, ठीक है ना। वो जो ये हमें दिखता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखता नहीं है कि ये क्या है, ठीक है ना। ये हमारे एक इमेजिनेशन रहता है। जैसे आश्रम में आप जाते हो तो आपको उसका इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है बिल्कुल, उसी तरीके से अगर हम कहीं पे चार्ज रख दें तो उसके आसपास का इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब अगर हम किसी चार्ज के आसपास कोई चार्ज ला रहे हैं, उसके फील्ड में कोई चार्ज ला रहे हैं, तो उस पर क्या करने लगेगा, वो फोर्स एक्सर्ट करने लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीज होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बोलूं, सबसे पहले आप लोग बताओ कि डेफिनेशन क्या होगी। आप लोग लिखो अपने कॉपी में कि क्या डेफिनेशन आप इसकी लिखते हो, फिर मैं बताता हूं। चलो मैं बताता हूं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी। इट इज the force acting, it is the force acting on a test charge by a source charge पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पे लगने वाला ये फोर्स होता है जो किसके कारण लगता है, सोर्स चार्ज की वजह से लगता है। और इसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट चार्ज में हम कैलकुलेट करते हैं। जब हम उसको पर यूनिट चार्ज में कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी का कैलकुलेट करना हुआ, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसी डिस्टेंस पे। मान लो ये डिस्टेंस है हमारी आर डिस्टेंस पे हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पे एक सोर्स चार्ज लाते हैं क्यू नॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यू नॉट। ये जो क्यू नॉट है, ये चार्ज इतना ज़्यादा स्मॉल होता है, इतना ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए कि ये इसके फील्ड को चेंज ना करे, है ना। अगर ये भी आप बड़ा चार्ज लेके आओगे तो इसका भी कुछ फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है ना, ये भी कुछ इंटरेक्शन करेगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, नेट फील्ड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेकिन ये हमारा क्यू नॉट जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इसके फील्ड को ये चेंज नहीं कर पाता है। तो अब हमें क्या निकालना है, इस चार्ज का फील्ड निकालना है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पी पॉइंट पे हमें इसका फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप क्या बोलते हो, फोर्स। अगर मैं इस पर लगने वाला फोर्स देखूं तो मैं क्या बोलूँगा, के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड विथ आर स्क्वायर, ये इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है ना। अब अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ आप। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई क्या आ जाएगा आपका, एफ ई, इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स मान लेते हैं, एफ ई डिवाइडेड विथ क्यू नॉट। हम क्या करेंगे, जो हमारा चार्ज है यहाँ पे, क्योंकि हमें पर यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इस चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा था उस फोर्स को हम
इसी चार्ज से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसी चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो यही क्या देगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ठीक है ना, यही इसकी डेफिनेशन होती है। तो डेफिनेशन से हमें ये मिल गया। तो अब अगर मैं बोलूं आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ आप, तो आप क्या बोलोगे, के क्यू, क्या आ जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। समझ आया आपको? तो इसको आप यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर मैं आगे आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, नोट डाउन कर लो आप। कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका यूनिट होता है फोर्स का यूनिट। आप जानते हो ये क्या है आपका, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलॉम। तो न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, ये इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। और ये क्या होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे क्या फील्ड आएगा। तो वो मैंने यहाँ पे ये जो बताया, यही सेम चीज मैं वहां पे भी करने वाला हूं। तो आप इसी को आप नोट डाउन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। तो अब अगर हम इसको निकालें तो पॉइंट चार्ज हमारा एक दिया हुआ है कैपिटल क्यू, ये कुछ प्लस है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, इसकी डिस्टेंस है आर। तो अगर आप इसके फील्ड निकालोगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट चार्ज के कारण, तो फील्ड कितना आ जाएगा आपका, ई निकालोगे अगर आप तो मिल जाएगा आपको के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आप नोट कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम यूज कहाँ पे करते हैं, अगर कहीं पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, अगर कहीं पे हमें बताया गया है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो अगर हम उस पर कोई चार्ज लेके जाते हैं, कोई चार्ज अगर हम उस पॉइंट पे लेके गए तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, हमें जनरली फोर्स पूछा जाता है कि कितना फोर्स लगेगा अगर हम कोई चार्ज लेके जाते हैं। तो अगर हम उस पॉइंट के पास चार्ज लेके जाएंगे तो कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से आप देखो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होगा, यहां से बताओ आप, क्यू नॉट इंटू ई के बराबर होगा। तो अगर हम फोर्स निकालें तो फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है, जहां क्यू क्या है, चार्ज है। कौन सा चार्ज, जिस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे लेके गए हैं वो चार्ज है हमारा क्यू, और ई क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसी के लिए हम इसका ज्यादातर यूज करते हैं, जो आप क्वेश्चन में देखोगे। ठीक है ना, तो इतना आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली होती क्या हैं, वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मतलब उनको अगर हम देखें तो उनको हम क्या बोल सकते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उनका इफेक्ट हमें दिखाई देता है। जब हम किसी चार्ज को ले जाते हैं तो वहां पे हमें उसका इफेक्ट दिखाई देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या होते हैं, ये किसी भी चार्ज से, जैसे ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इससे क्या होगा, इस टाइप की कुछ इमेजिनरी लाइन हम इमेजिन करते हैं कि इस टाइप के कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल रहा है, ठीक है ना, जिसको हम किससे दिखाते हैं, लाइन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, हम लाइन से दिखाते हैं। और इन्हीं लाइंस को, जो ये लाइंस हम दिखा रहे हैं, ये लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यही क्या होती हैं, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है ना। तो इनको हम क्या करते हैं, जो इसका मैग्नीट्यूड रहता है, अभी मैं बताऊंगा आपको कि आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो जो रहता है उसको हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन से दिखा देते हैं। ये लाइंस एक्चुअल में हमें दिखती नहीं हैं, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का हमारा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ से निकलेंगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पे। आया समझ आपको? तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में अगर हम सबसे पहला देखें तो सबसे पहला क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैं EFL से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप इसको पूरा लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates from positive charge and terminates at नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट कहां पे होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं, ठीक है। तो इसको बोलने का मेरा क्या मतलब हुआ, जैसे अगर ये हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये कोई हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलेंगी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होंगी, ये टर्मिनेट होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ऐसी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन होगी क्योंकि ये निकल रही हैं कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहाँ पे हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज पे। तो यहाँ पे अगर हम दिखाएंगे तो इसको टर्मिनेट होता हुआ हम दिखाएंगे, ठीक है। इस स्टेटमेंट को बोलने का यही मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव चार्ज पे। अब इसकी आती है दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ ओनली वन चार्ज इज प्रेजेंट, then for positive charge it will originate then for positive charge it will originate from the charge and terminate at infinity। इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है ना। टर्मिनेट एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है, तो टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। और दूसरा क्या है, फॉर नेगेटिव चार्ज
it comes from infinity and terminates at नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या होता है, अगर सिंगल चार्ज दिया हुआ है इस टाइप से होता है ये। तो अगर मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होता है, इसकी फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी और कहाँ पे जाएंगी, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगी ये। ठीक है, कहाँ पे टर्मिनेट होंगी ये, इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से रहेगा। और यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, जैसे मैंने एक चार्ज यहाँ पे ले लिया नेगेटिव चार्ज, तो इस केस में क्या होगा, इसकी फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से आएंगी और कहाँ पे टर्मिनेट होंगी, इसी चार्ज पे आके टर्मिनेट होंगी। तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कुछ ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी। आया समझ आप लोगों को? ठीक है, इस टाइप की डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। तो इतना आप लोग नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताता हूं। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कभी ये क्रॉस नहीं करती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम मान लेते हैं एक टाइम पे हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट पे ये क्रॉस कर रही है, हम मान लेते हैं कि ये क्रॉस कर रही है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। तो आप देखो, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है। तो इस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रही है। तो अगर आप इस पॉइंट पे कोई चार्ज Q रख दो, तो एक ही जगह पे उस चार्ज पे दो फोर्स लगने लगेंगे। एक फोर्स इस वाली लाइन के कारण इधर लगेगा और ये दूसरी वाली लाइन के कारण इधर लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स अगर आप देखोगे किसी भी पॉइंट पे, तो वो क्या लगना चाहिए, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो अगर ये क्रॉस करेंगी तो एक ही पॉइंट पे फोर्स दो अलग अलग डायरेक्शन में लगने लगेगा। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। वो हमेशा क्या होती हैं, अगर वो क्या हो सकती हैं, डेंसिटी उनकी कम या ज़्यादा हो सकती है, डेंसिटी उनकी ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप बनाने का मतलब इस टाइप का लूप। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देखोगे तो ये इस टाइप से कभी नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना, ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ये क्या होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए होता है। जब आप मैग्नेटिज्म में जाओगे तो वहां पे आप एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ोगे, जो क्या होती है, मैग्नेटिज्म की वजह से इंड्यूस्ड होती है। वो फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है। उस फील्ड लाइन को हम ये नहीं बोल सकते कि वो क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो कहीं अगर आपको दिया हुआ है कि ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि वो जो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड होता है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, वो जो होती है फील्ड लाइंस, वो एक क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप जनरली क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, यहाँ पे आप ये लिखोगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं।
अब हम देखते हैं क्या हो गया हमारा फिफ्थ में द डेंसिटी द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं EF से, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन the strength of electric field depends on relative density of electric field lines। अब इसको बोलने का मेरा क्या मतलब हुआ कि जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो रिलेटिव डेंसिटी पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। इसको बोलने का मेरा क्या मतलब हुआ, आप सोचो। इसको बोलने का मेरा यही मतलब है कि वो क्या होती हैं, जैसे हमने क्या मान लिया, एक ये हमारा चार्ज है मान लो 2q, ठीक है। तो अगर हम किसी पॉइंट पे देखें, ये 2q का हमारा चार्ज है, और अगर हम किसी पॉइंट पे देखते हैं इस जगह पे हम देखते हैं, इतने एरिया में हम देखते हैं, इतने एरिया में हमारी क्या आ रही है, दो फील्ड लाइंस आ रही हैं, ठीक है ना। और अगर हम यही एरिया थोड़ा और पास लेके आए, इतना ही एरिया हम अगर यहाँ पे लें तो यहाँ पे कितनी आ रही हैं, 3 फील्ड लाइंस हमारी आ रही हैं। एरिया ये भी ये है, एरिया ये भी ये है। तो इस वाली जगह पे जहाँ पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर हम देखें, इसको हम 1 बोल दें और इसको अगर हम 2 बोल दें, तो E1 हमारा ग्रेटर देन होगा E2 से। तो अगर हम क्या बोल सकते हैं, अगर आप पॉइंट के तरीके से देखो तो आप क्या बोल सकते हो, ये कुछ इस टाइप का है। एक पॉइंट अगर आप यहां लेते हो और एक पॉइंट अगर आप यहां लेते हो, तो आप जानते हो ये जो है यहाँ पे कम एरिया में 2 लाइंस आ रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे तो ज़्यादा एरिया में 2 लाइंस आ रही है इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो यहाँ पे ज़्यादा होगी और यहाँ पे ये कम होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको पॉइंट 1 मान लें, इसको पॉइंट 2 बोल दें, तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 1 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 2। इसको बोलने का यही मतलब हुआ। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है, ठीक है ना। तो कोई अगर चाहे तो प्लस क्यू चार्ज एक अगर रखा हुआ है, तो एक स्टूडेंट अगर चाहे तो वो प्लस क्यू चार्ज से 10 इलेक्ट्रिक लाइंस बना सकता है कि 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से जा रही हैं। और कोई दूसरा अगर स्टूडेंट चाहता है तो वो उसी चार्ज से 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकता है। कोई तीसरा स्टूडेंट अगर चाहता है तो वो उसी चार्ज से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकता है, 5, ठीक है ना। तो अगर हम तीनों स्टूडेंट की बात करें तो तीनों में से कोई भी गलत नहीं है, कोई भी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना चाहे बना सकता है। आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप उसकी स्ट्रेंथ देखोगे तो आप डेंसिटी देखोगे कि जो लाइन आपने बनाई है उसकी डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। उससे आप डिसाइड करोगे कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और कहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। समझ आ गया आपको? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कैसे करें, ठीक है ना। ड्रॉइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, यही टेक्निक्स आपको सब याद रखनी है। क्या कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वहां पे क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी। इन सब प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं ड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे होंगे, इसके कुछ इस टाइप से होंगे इसकी फील्ड लाइंस, ठीक है। ये यहाँ से ओरिजिनेट करेंगे,
यहाँ से ओरिजिनेट करेंगे और इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट करेंगे। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेते हो, इस पे भी सेम कंडीशन होगी, इन्फिनिटी से आएंगे और इस चार्ज पे क्या होंगे, टर्मिनेट होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको। ठीक है ना, आ गया समझ। अब हम देखते हैं अगर दो चार्जेज हमारे रखे हुए हैं, एक है प्लस और एक है माइनस, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी और इस पे टर्मिनेट होंगी। हम लोग ये सब पहले कर चुके हैं, ये मैं आपको फिर से बस ड्रॉ करके बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि टॉपिक उसी का है, तो हम लोग इनको ड्रॉ करना सीख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे, तो या इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ऐसी होगी इसकी डायरेक्शन। यहाँ से ये बाहर निकल रही हैं और क्या हो रहा है, यहाँ पे टर्मिनेट कर रही हैं। बढ़िया लग रहा होगा लेक्चर, है ना। अभी आप लोगों को सिंपल सिंपल चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मैं आपको एक डायग्राम देता हूँ, आपको बताना वो डायग्राम सही है या गलत है। यहाँ पे मान लो एक 4Q चार्ज है और यहाँ पे मान लो -Q चार्ज है और यहाँ पे -Q चार्ज है और यहाँ पे है -Q चार्ज और यहाँ पे भी -Q चार्ज है और यहाँ पे है हमारा 2Q चार्ज, -2Q चार्ज है। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई हैं, इस तरीके से दी हुई हैं। एक डायग्राम में ऐसे दी हुई हैं, दूसरे डायग्राम में, ये आपका पहला डायग्राम हो गया, और दूसरे डायग्राम में क्या दिया हुआ है, 4Q है यहाँ, यहाँ है आपका Q, यहाँ है आपका Q, -Q है दोनों, और यहाँ पे है आपका -2Q। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसे फील्ड लाइंस दी हुई है, इसको आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है फिगर 1 सही है या फिगर 2 सही है। आप सोचो दिमाग में और अपने कॉपी में आप लिखो कि कौन सा डायग्राम इसमें सही है और कौन सा गलत है। चलो, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब हम इसको देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहले में हम क्या देखते हैं, ये 4Q चार्ज है, यहाँ पे -Q चार्ज है, ये भी -Q चार्ज है। तो यहाँ पे अगर आप देखो -Q चार्ज के लिए हमने दो लाइंस बनाई हुई हैं, दो लाइंस आके टर्मिनेट हो रही हैं। यहाँ पे भी -Q के लिए दो लाइन टर्मिनेट हो रही हैं। ये दोनों तो बिल्कुल ठीक है कि -Q चार्ज है तो दो लाइन टर्मिनेट हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे -2Q के लिए सिर्फ एक लाइन जाके टर्मिनेट हो रही है। तो अगर मैग्नीट्यूड बढ़ता है किसी भी चार्ज का, तो आप जानते हो उस पर नंबर ऑफ लाइंस भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी हमें देखनी है। तो रिलेटिव डेंसिटी इसकी क्या है, कम है, और इनकी ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब ये डायग्राम हमारा क्या है, गलत है, ये डायग्राम सही नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, इसको भी हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो अब -Q चार्ज पे कितनी लाइंस आ रही हैं, दो लाइंस। -Q चार्ज पे यहाँ भी कितनी आ रही है, दो लाइंस। -2Q चार्ज पे कितनी लाइंस जा रही है, 4 लाइंस। 4 लाइंस हो गई, इसका मतलब ये तीनों तो सही है। अब हमें चेक करना है 4Q से कितनी लाइन निकल रही हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं कि 1Q के लिए जो लाइंस आ रही है वो कितनी है, 2 हैं। तो हमारे 4Q के लिए कितनी लाइन होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। 4 + 4 8 लाइंस होनी चाहिए, क्योंकि एक के लिए 2 हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं हमारे पास, 8 लाइंस हैं। तो इसका मतलब ये वाला डायग्राम हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं, ये डायग्राम बिल्कुल सही है।
ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन करो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलो अब हम एक और देख लेते हैं। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक पॉजिटिव यहाँ पे है, यहाँ भी एक पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रहेंगे बताओ आप। ये कुछ इस टाइप से हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ इसी टाइप से ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से रहेंगे आपकी, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख के किसी भी डायग्राम से आप ड्रॉ कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस टाइप की होंगी, ठीक है। तो इसको भी आप ड्रॉ कर लो। उसके बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना, उसको हमें देखना है। तो इसको आप लोग ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे क्या दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस पे दो चार्जेज रखे हुए हैं, एक चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा भी चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, ठीक है। ये किस पे रखे हुए हैं हमारे, ये हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इस डायरेक्शन में हमें क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको ड्रॉ करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ड्रॉ करना है। और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, अगर ये प्लस एक्स डायरेक्शन में, अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी लाइन पे हमें देखना है, सिर्फ एक्स वाली लाइन पे हम मूव करेंगे और इसी लाइन पे हम देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या आएगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। तो अगर ये डायरेक्शन है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है तो इसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन मीन्स अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और अगर माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है तो हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये हमें लेना है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन पहले आपको बताऊंगा, फिर आप लोग खुद से ट्राई करोगे और जो क्वेश्चन मैं दूंगा आपको। तो यहां पे ये प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू, और यहां पे भी क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो आप बताओ, अगर मैं इसके नियर बाई पॉइंट पे रहूंगा, ऐसे पॉइंट पे रहूंगा जो कि बहुत ज्यादा पास में है, इसको मैं यहां से लाइन बना लेता हूं, जो बहुत ज्यादा इसके पास में है, तो यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस वाले चार्ज की वजह से वो इस डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन वो कम होगा। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, इस चार्ज के कारण इधर लग रहा है और इस चार्ज के कारण इधर लग रहा है, लेकिन जो इधर लगने वाला मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है और इधर लगने वाला मैग्नीट्यूड वो कम है। तो जैसे जैसे हम चार्ज के पास मूव करते जाएंगे तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और एग्जैक्टली जब हम मिडिल पॉइंट पे देखेंगे, ये हमारा एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट है, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे क्या होगा, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को मैच करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को प्लॉट करें तो क्या आएगा, कुछ इस टाइप का डायग्राम आपको मिलेगा, यहाँ पे ऐसा डायग्राम मिलेगा। अब हम देखते हैं जब हम इधर मूव करते हैं, इस साइड में जब हम मूव करते हैं, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। अब बताओ आप कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा, जो इस साइड में लग रहा है वही तो स्ट्रॉन्गर होगा, ये जो इस साइड में लग रहा है वो स्ट्रॉन्गर होगा, और जो इस साइड में लगेगा वो कम होगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रहा है,
नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये अगर इस पॉइंट के पास हम मूव करें तो वो किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो कुछ इस टाइप का हमारा प्लॉट आएगा। अगर हम स्ट्रेंथ की प्लॉट करेंगे, स्ट्रेंथ को प्लॉट करेंगे तो वो इस टाइप का आएगा। ये तो हो गया, इसके बीच में हमने प्लॉट कर दिया। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस साइड में जाते हैं तब क्या होगा। तो इस साइड में अगर आप जाते हो तो सेम कंडीशन वही आएगी। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये इसके चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा और दूसरे वाले चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही लगेगा, और दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रहा है, प्लस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर प्लस डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा और यहाँ से ये ऐसे कम होता जाएगा, और जब आप यहाँ बहुत दूर तक जाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इसके कारण इस डायरेक्शन में लगेगा और इस चार्ज के कारण भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। अब दोनों चार्ज के कारण सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये तो आप जान गए। तो अगर आपको प्लॉट करना है तो प्लॉट आप किस डायरेक्शन में करोगे, नेगेटिव डायरेक्शन में करोगे। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में आप प्लॉट करोगे। अब उसके बाद हम अगर इसको प्लॉट करें तो क्या आएगा, अगर यहाँ इसके पास में देखेंगे तो नेगेटिव में इन्फिनिटी होगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये इस टाइप का हो जाएगा कुछ। ठीक है, तो इसका प्लॉट क्या आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, तो इसको, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको आप नोट कर लो। दो पॉजिटिव चार्ज हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ये ध्यान रखना आप, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं तो उनका प्लॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो यही आएगी अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे। कर लिया आप लोगों ने, चलो ठीक है, मैं रब करता हूं। अब आप लोग खुद से करोगे। अब मैं जो क्वेश्चन दूंगा, अब आपको मैंने समझा दिया, आपको अपना दिमाग अब खुद से लगाना है। ठीक है ना, अब जो मैं क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, यही सेम कंडीशन है। यहां पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, और यहां पे अब मैंने क्या कर दिया, चार्ज को माइनस क्यू कर दिया। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज था, अब इसको हमने माइनस क्यू कर दिया। इस डायरेक्शन में आपको प्लॉट करना है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आप बताओ क्या आएगा। कर लिया होगा सबने, जिसको करना है वीडियो पॉज करके आपको करना था। अब मैं आपको बताता हूं, आप अपना आंसर मैच करना कि आपका सही आ रहा है आंसर या गलत आ रहा है। अब यहां पे अगर आप देखो तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इधर लगेगा। इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में लग रहा है। ये डायरेक्शन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लगेगा। तो कहाँ से शुरू होगा, इन्फिनिटी से शुरू होगा। अब हम चलते हैं मिडिल पॉइंट पे, थोड़ा मिडिल पॉइंट पे हम देख लेते हैं क्या कंडीशन बनने वाली है। जब हम एग्जैक्टली मिडिल पे पहुंचेंगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, इस वाले चार्ज के कारण, और इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही लगेगा। तो दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लग रहा है। दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ये आपको समझना है। वहां पे प्लस जब क्यू था तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, एक इधर था, कैंसिल कर रहा था और जीरो हो जा रहा था। यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो यहां पे अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, एकदम इसके पास में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा। इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा। फिर हम जब पहुंचेंगे तो यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगा। ठीक है, यहां पे ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो एग्जैक्टली अगर मिड पॉइंट पे देखें तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे क्या होगा, इसका मिनिमा होगा। एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे क्या होगा, इसका मिनिमा होगा। समझ आया आपको, कुछ इस टाइप का फील्ड मिलेगा। अब हम देखते हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अब हम देखते हैं। यहां पे अगर हम देखें, इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इधर लगेगा, और इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है ना,
तो अगर हम इस वाले चार्ज के कारण लग रहा है इधर डायरेक्शन में, इस वाले चार्ज के कारण इधर लग रहा है, तो बताओ अब कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा? जो इसकी वजह से लग रहा है, इसकी वजह से जो लग रहा है वो किधर है? नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। और जब हम इसके पास रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इसके पास जब हम रहेंगे तो वो नेगेटिव में इन्फिनिटी रहेगा, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वो कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ आया आपको? इसके कारण अगर हम देखेंगे तो ये नेगेटिव में क्या रहेगा? इन्फिनिटी पे रहेगा। नेगेटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव में इन्फिनिटी पे रहेगा। जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड नेगेटिव में कम होता जाएगा, और ये यहाँ पे कुछ जीरो को टेंड करने लगेगा जब हम आगे मूव करेंगे। अब हम देखते हैं इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या दिया हुआ? ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू। अब हम अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे आप बताओ माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। और प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? इधर डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा। तो आप बताओ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा? जो माइनस क्यू के कारण लग रहा है इधर, वही तो स्ट्रॉन्गर होगा। और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर लग रहा है ये कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है ना? तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसके कारण ये नेगेटिव में लग रहा है। तो ये भी कहाँ से शुरू होगा? नेगेटिव से शुरू होगा, और कैसे टर्मिनेट करेगा? कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये आएगा इसका डायग्राम। अगर आप स्ट्रेंथ का डायग्राम प्लॉट करोगे तो ये ऐसा आएगा। इसको आप नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको भी आप लोग सॉल्व करो। कर लिया होगा आप लोगों ने? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या कर दिया हमने? यहाँ पे चार्ज ले लिया प्लस क्यू, और यहाँ पे चार्ज ले लिया हमने, थोड़ा डिफरेंट करते हैं, यहाँ पे हमने चार्ज ले लिया -2q। ठीक है, -2q हमने ले लिया। अब आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा। आप प्लॉट करो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। कर लिया होगा आप लोगों ने? अब मैं बताता हूं। देखो आप यहां पे अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? इधर लगेगा, -2q के कारण, और ये प्लस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही लगेगा। तो अगर हम इसके पास हैं तो इन्फिनिटी से हमारा शुरू होगा। अब हम एग्जैक्टली मिड पॉइंट की बात करते हैं। एग्जैक्टली अगर मिड पॉइंट की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो लगेगा, लेकिन कुछ क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि ये -2q है और ये प्लस क्यू है। तो मिनिमा किधर आएगा? हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मिनिमा किधर आएगा। तो अगर हम इस वाले चार्ज से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं और इस वाले चार्ज से थोड़ा कम डिस्टेंस पे हैं, तो इसी कुछ डिस्टेंस में इसका मिनिमा आएगा, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही लगेगा, दोनों के कारण इधर ही लगेगा। तो दोनों के कारण जब इधर लग रहा है तो ये चार्ज हमारा ज़्यादा है। अगर हम एग्जैक्टली मिड पॉइंट या इधर मूव करेंगे तो ये वैल्यू को क्या करेगा? बढ़ा देगा, क्योंकि अगर इसकी डिस्टेंस भी कम है और ये चार्ज भी ज़्यादा है, तो दोनों कम और ज़्यादा होने के कारण ये वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम मिड पॉइंट से थोड़ा इधर कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पे क्या रहेगा? प्लस के कारण इधर आएगा और माइनस के कारण इधर आएगा। तो प्लस की डिस्टेंस अगर थोड़ा कम रहेगी, इसकी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो ज़्यादा के कारण इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जो -2q की वजह से लगेगा। और प्लस क्यू की वजह से क्या लगेगा? इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम रहेगा। ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इन्फिनिटी से शुरू होगा, ऐसे आएगा और ऐसे मूव करेगा। तो इसका जो मिनिमा बनेगा वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट इसका क्या है? एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट है। तो इसका मिनिमा एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे ना होके किसकी तरफ रहेगा? प्लस क्यू की तरफ इसका मिनिमा रहेगा। ठीक है ना? समझ आ गया आप लोगों को? तो इसको आप इस तरीके से करोगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कंडीशन कुछ सेम ही रहेगी। यहाँ पे प्लस क्यू के कारण किधर लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड इधर लगेगा, और -2q के कारण क्या लगेगा? इधर लगेगा।
-2q के कारण इधर लगेगा। लेकिन अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट के बहुत पास है, अगर ये +q के बहुत पास है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में ही रहेगा। तो ये क्या करेगा, फिर इन्फिनिटी से शुरू होगा और कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, आ गया समझ। उसी तरीके से -2q का क्या होगा, इस पॉइंट पे आप देख लो, माइनस की वजह से इधर, प्लस की वजह से इधर, तो इधर लग रहा है तो फिर से नेगेटिव डायरेक्शन में फिर से ये इन्फिनिटी से शुरू होगा, इन्फिनिटी से शुरू होगा और कुछ इस तरीके से ये 0 को टेंड करेगा। ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत टाइप के सवाल मिल सकते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन आप इस पे कर सकते हो। तो इस पे आप देखना, जो भी क्वेश्चन आपको मिले इस टाइप से आप कर लेना कि उसको कैसे करना है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट कैसे करोगे आप, स्ट्रेंथ अगर उसकी देनी है। ठीक है ना, तो कभी ऑप्शन में अगर आपको दिख जाता है तो आप इसी तरीके से एनालाइज करके उसको आप प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पे जहाँ मैंने +q दिया था, यहाँ पे ही आप एक बार ट्राई करना +2q लेके आप ट्राई करना। ठीक है ना, यहाँ पे +q और +2q लेके ट्राई करना और आप बताना मुझे नेक्स्ट, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो कि सर +q को लेके +2q को लेके नहीं आ रहा है हमें, तो मैं वो आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फोर्थ लेक्चर में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का होगा। तो तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, और कोरोना का टाइम है, घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, घर में रहो, पढ़ाई करो ऑनलाइन, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछो टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।